डाइवर्सिटी है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है, और दूसरी चीज कि जो भी हमारे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है उनको बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे करें, है ना। तो दो चीजें इस चैप्टर में, एक बायोडाइवर्सिटी समझना, दूसरा उन बायोडाइवर्स एनिमल्स को, प्लांट्स को, जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको कंजर्व कैसे करा जाए। ठीक है, इस चैप्टर को समझ गए क्या क्या पढ़ना है। अब हमने इसमें टॉपिक वाइज कर लिया है कि टॉपिक वाइज क्या क्या हमें डिस्कस करना है। एक तो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें डिस्कस करेंगे हम कि कितने लेवल है। दूसरा नंबर ऑफ स्पीशीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितनी है अर्थ पे। थर्ड पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फोर्थ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड फिफ्थ विल बी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इन 5 टॉपिक्स को हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो पहला जो टॉपिक है आपका दैट इज लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की हम लोग डेफिनेशन समझ गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, कि डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो, चाहे मैक्रोमोलिक्यूल लेवल पे हो, चाहे वो बायोम्स लेवल पे हो। ये हम बायोम्स वगैरह पढ़ चुके हैं। इनमें जो भी डिफरेंसेस आते हैं वो कहलाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से ये रहा कि कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने पॉपुलराइज करा टर्म बायोडाइवर्सिटी को, तो वो थे आपके एडवर्ड विल्सन। क्वेश्चन इस पे ज्यादातर नेमिंग पे आते हैं इस चैप्टर से कि एडवर्ड विल्सन ने पॉपुलराइज करा टर्म बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, कौन कौन से लेवल को आपको बायोडाइवर्सिटी दिख जाएगी। सबसे पहला जो लेवल है दैट इज जेनेटिक लेवल और जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 3 लेवल पे हमको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक तो वो जेनेटिक लेवल पे देखने को मिल जाती है, और दूसरा स्पीशीज लेवल पे देखने को मिल जाती है, और तीसरी इकोलॉजिकल लेवल पे हम लोग को डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कितने लेवल है डाइवर्सिटी के, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 है ना, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। ठीक है, तो पहला जो आपका लेवल है वो उसकी बात करेंगे हम लोग, लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो, अगर किसी के जेनेटिक कंपोजिशन में डिफरेंस है, यानी कि एक उसकी कई सारी जेनेटिक वैरायटीज पाई जा रही हैं, तो ये जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, अब देखो ये स्पीशीज है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, इसकी सिंगल स्पीशीज है, मगर इसमें क्या है, जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी। ये बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन शो करती है पोटेंसी में अपने आप में, और इनके अलग अलग वैरायटी पाई जाती है जिसमें ये केमिकल भरा होता है जिसको हम कहते हैं रेसरपाइन। ठीक है, अब उस केमिकल के कॉन्सेंट्रेशन पे ये डाइवर्सिटी दिखाती हैं, और ये जो डाइवर्सिटी होती है इनके अंदर, ये प्लांट दिख रहा है आपको, सर्पगंधा का प्लांट कहलाता है। ठीक, सर्पगंधा रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक, ये सर्पगंधा का प्लांट है, इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है रेसरपाइन। ठीक, रेसरपाइन केमिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करता है इनकी सिंगल स्पीशीज में। एक एक्स स्पीशीज है, उसके अंदर मान लो कि 10 ग्राम आपको मालूम है कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब उस एक्स स्पीशीज में इनका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स ना हो, किसी में 2 ग्राम है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है। तो ये क्या हो रहा है कि यार एक स्पीशीज है, मगर एक स्पीशीज में कितना वेरिएशन है, किसी में 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, किसी में 2 ग्राम। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन हो रहा है बिकॉज ऑफ जेनेटिक लेवल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो वेरिएशन हुआ ये क्यों हुआ? जेनेटिक लेवल पे। आपको एग्जाम्पल कौन सा याद करना होगा? रोवोल्फिया वोमिटोरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा सर्प गंधा, है ना? ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, इसको आप याद रखें, कौन सा केमिकल इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज रेसरपाइन। अगला, आपने आम तो खाते ही सारे लोग, आप सब बच्चे खाते होंगे आम, ऐसा कोई नहीं है जो आम ना खाता हो, है ना? बहुत रेयर में होता है ना? तो
इंडिया में 1000 वैरायटी किसकी पाई जाती है? मैंगो की। और जो मैंगो की वैरायटी आई ये कैसे बनी? बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। आप देखें, हम इसको इस नाम को छोड़कर हम जो नॉर्मल नाम है वो देते हैं। देखो, लंगड़ा, चौसा, देसी, दशहरी, है ना, अल्फांसो, तो ये नाम तो सुने होंगे आपने आम के, आए ना, है ना? यस सर। ये तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये कैसे आए? ये हुए हैं बेटा बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब इसमें देखें, पूसा सूर्या, केसर, अल्फांसो, नीलम, नीलगोआ, पूसा ओरिमा, मल्लिका, चौसा, कंजियो, वनराज, हाइब्रिड 11-2, मोतीचूर, तोतापुरी, कंचन, आम्बेर, स्वर्ण जहांगीर, है ना? तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पाई जाती हैं। ये डिफरेंट स्ट्रेन कैसे बने? बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इंडिया में करीब करीब 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन किसके पाए जाते हैं? राइस के। तो ये सब पैदा होते हैं बाय जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है? स्पीशीज डाइवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि आपको स्पीशीज एक ही तरीके की दिखेंगे, नहीं, स्पीशीज में भी क्या है? बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन है। तो अगर डाइवर्सिटी आपको स्पीशीज लेवल पे देखने को मिल रही है तो वो क्या कहलाएगी बेटा? स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है? मान लो कि वेस्टर्न घाट से है और ये आपका एरिया कौन सा है बेटा? ईस्टर्न घाट का। ठीक है? तो यहां पर आपको एम्फीबियन पाए जाते हैं। एम्फीबियन सब जानते हैं, एम्फीबियन पाए जाते हैं। अब कितने तरीके के एम्फीबियन पाए जा रहे हैं वो कहलाएगी वहां की डाइवर्सिटी। अब ये एक स्पीशीज एम्फीबियन की है, मतलब फ्रॉग की, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी, 9 स्पीशीज हैं। ओके, दिख रहा है बेटा आपको 9 स्पीशीज? अब 9 स्पीशीज यहां पाई जा रही हैं और 4 स्पीशीज यहां पाई जा रही हैं। ध्यान से सुनना। तो कहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है? वेस्टर्न घाट में। भाई 9 तरीके की स्पीशीज आपकी वेस्टर्न घाट में पाई जा रही हैं और 4 तरीके की स्पीशीज आपकी ईस्टर्न घाट में पाई जा रही हैं। तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी है। मतलब एक तो पहली बात तो ये हो गई कि 9 तरीके की पाई जा रही है स्पीशीज, ये अपने आप में डाइवर्सिटी वाली बात हो गई। ठीक है? अगर किसी स्पीशीज की बहुत सारी स्पीशीज पाई जा रही है, किसी भी जीनस में बहुत सारी स्पीशीज पाई जा रही है, तो ये उसकी डाइवर्सिटी हो गई। ठीक, उसके बाद कौन सा एरिया है जहां पर ज्यादा है, तो वो उसकी कहलाएगी बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के मुकाबले वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की स्पीशीज जो है ज्यादा मिल जाएंगी। ठीक है? ये बेटा ये सिंपल लाइन के बेटा क्वेश्चंस हैं, ये इसमें समझ लो कि एक एक आपका क्वेश्चन है। अब इकोसिस्टम लेवल पे भी आपकी डाइवर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके का इकोसिस्टम मिल रहा है, ऐसा है नहीं। आपको डेजर्ट इकोसिस्टम भी मिलता है, आपको रेन फॉरेस्ट भी मिलता है, आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम में मिलता है, आपको हिस्ट्रीज भी मिलता है, कोरल लीफ समुद्र के अंदर चले आओगे तो वहां मिलेगा, ये वेटलैंड, अल्पाइन। तो इकोसिस्टम लेवल पे भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। एक जैसा कुछ भी नहीं है ना? इंडिया में, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूं यहां पे अभी मैं, इंडिया में डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल है, वेटलैंड है, हिस्ट्रीज है, अल्पाइन मेडोव्स हैं, बहुत सारे आपके देखने को मिल जाएंगे। तो अगर इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं तो ये क्या हो गया? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम। अदर क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? सर इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचुरल। वेरी गुड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल नेचर। जो नेचर को बचाने के लिए यूनियन बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कहा गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। उसके हिसाब से करीब करीब 1.5 मिलियन स्पीशीज अब तक बताई जा चुकी है। दूसरे एक साइंटिस्ट और थे, रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने बताया कि
7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं अर्थ पे। देखो ये क्या बता रहे हैं, 1.5 मिलियन, और ये क्या बता रहे हैं बेटा, 7 मिलियन। अब ये जो बता रहे हैं 1.5 मिलियन, दैट हैव बीन स्टडीड, वो पढ़ी जा चुकी है, उनके बारे में बताया जा चुका है, समझा जा चुका है। मगर रॉबर्ट मे ने बताया है कि पूरी अर्थ पे करीब करीब 7 मिलियन स्पीशीज होंगी, ठीक है, जो कि अभी डिस्कवर्ड होना बाकी है। मेरी बात क्लियर हो गई आपको? क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां जो कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई है, मतलब जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है। जैसे अमेज़न का फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा घना है, ठीक है, तो वहां पर अभी और स्पीशीज आपकी एक्सप्लोर होना बाकी है। तो IUCN के हिसाब से करीब करीब 1.5 मिलियन स्पीशीज अब तक पढ़ी जा चुकी हैं, समझी जा चुकी हैं। रॉबर्ट मे के हिसाब से, रॉबर्ट मे ने बताया कि करीब 7 मिलियन स्पीशीज धरती पे मौजूद होंगी। क्लियर है बात ये? यस सर। चलिए, बहुत आसान सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर। देखो अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखना, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज में पढ़ रहे हैं। एनिमल्स जो है वो ज्यादा डाइवर्स हैं देन प्लांट। प्लांट के मुकाबले आपको एनिमल ज्यादा डाइवर्स मिलेंगे। 70% लगभग क्या मिल जाएंगे आपको एनिमल, और प्लांट में अगर फंगाई को इंक्लूड करके देखा जाएगा तो 22% आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप इस डायग्राम को देखें, ये वाला इनवर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स देन एल्गी एंड लाइकन। आप इधर देखें, इनवर्टिब्रेट्स सब लोग जानते हैं क्या होता है, यस सर, अब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एरिया किसने ले रखा है, इंसेक्ट। इंसेक्ट ने। इसका मतलब इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी देखने को मिल जाएगी आपको, इंसेक्ट की। इंसेक्ट की। उसके बाद आपकी अदर एनिमल ग्रुप, देन मोलस्क, देन आपका क्रस्टेशियन। तो ध्यान रखना कि अगर आप इनवर्टिब्रेट्स का आपके पास चार्ट आ जाए, एनसीईआरटी का पूरा ये ग्राफ है, पाई डायग्राम इसको कहते हैं, ये आता है, तो इसमें बीच वाला हो सकता है आपसे गायब कर दे और कहें आइडेंटिफाई द बी। तो बी क्या होगा आपका, क्रस्टेशियन, ठीक है। इस तरीके से सवाल आता है कि इनवर्टिब्रेट्स जो का दे रखा होगा, इंसेक्ट सबसे ज्यादा होंगे, अदर एनिमल ग्रुप उसके बाद मोलस्कस, उसके बाद सबसे लास्ट में आपके क्रस्टेशियन। मगर बना किस तरीके से होगा, इस तरीके से बना होगा, ठीक है। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करी जाए, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे, फिशेस, देन आपका बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, देन मैमल्स एंड एम्फीबियन। यानी कि वर्टिब्रेट्स में आपका सबसे ज्यादा, आपका किसने ले लिया एरिया, या सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें देखने को मिलेगी, फिशेस में, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी ऑक्यूपाई करेंगे वो दो चीजें। हाँ सर, वो वर्टिब्रेट वाला सर रिपीट कर दीजिए, मुझे लिखना था कौन किस में ज्यादा है। अच्छा ठीक है, वर्टिब्रेट्स में मोस्ट डाइवर्स आपको मिलेगा फिश, यस सर, देन बर्ड्स प्लस मैमल, बर्ड्स प्लस रेप्टाइल, यस सर, कॉमा मैमल प्लस एम्फीबियन। सर एम्फीबियन लास्ट है। लास्ट में का मतलब ये नहीं है, लास्ट में मतलब इक्वल प्रोपोर्शन है, मैमल और एम्फीबियन को मैंने प्लस करवाया है। इसका मतलब ये है कि मैमल्स और एम्फीबियन का रेशियो बराबर है, बर्ड्स और रेप्टाइल का रेशियो बराबर है। ज्यादा सबसे ज्यादा किसका है, फिश, उसके बाद बर्ड और रेप्टाइल, उसके बाद मैमल और एम्फीबियन, इस तरीके से है ना। सर एलिस का मीनिंग क्या होता है, किसका, एलिस, एलाइज, सहयोगी, एलाइज कहते हैं सहयोगी बेटा, एलाइज इसको बोलते हैं एलाइज। जैसे एलाइज बना लेते हैं भाई, हम एक कोई कंट्री है तो उसने अपने एलाइज बना रखे हैं जो उसकी मदद करेंगे अगर कुछ मुसीबत आएगी, है ना, मोजेस, वंस एंड एलाइज, ठीक है, इनको हम एलाइज बोलते हैं, ठीक। तो
मोजेस फंस और उनके साथ वाले जितने भी आएंगे, ठीक है, उनके उनके जैसे। तो एल्गी जो हम अगर प्लांट्स में देखें तो फंजाई और एंजियोस्पर्म ने मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर पृथ्वी पे देखेंगे तो आपको फंजाई बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अभी एक और बात करने वाले हैं, उसके साथ आपको मिल जाएंगे एंजियोस्पर्म, फिर आपको मिलेंगे एल्गी, फिर मोजेस फन एलाइज और लाइकन्स, ये आपके इक्वल प्रोपोर्शन में मिलते हैं। आपको बेटा ये याद करना होगा, इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप एनिमल में देखेंगे, इंसेक्ट जो है सबसे ज्यादा रिच ग्रुप है। 70% आपके क्या मिल जाएंगे, टोटल एनिमल्स की बात कर रहा है ये, क्या मिल जाएंगे बेटा आपको, इंसेक्ट। 10 एनिमल में 7 क्या होंगे, इंसेक्ट होंगे। अगर 10 एनिमल आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसमें 7 आपको क्या मिल जाएंगे, इंसेक्ट मिल जाएंगे, ठीक। अगली बात, जो फंगाई स्पीशीज है उनका अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी, तो दे आर मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। तो बहुत ज्यादा आपको क्या मिलता है, फंगस मिलती है पृथ्वी पे, ठीक है बेटा। यस सर। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, अगर इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की बात करी जाए तो इंडिया का जो पृथ्वी है मतलब लैंड एरिया है वो केवल कितना है बेटा, 2.4% टोटल वर्ल्ड का, है ना। 100% अगर लैंड एरिया है तो उसका 2.4% क्या है, इंडिया का है, ठीक। और मजेदार बात क्या है, बट दे आर 8.1%, दे आर हैविंग 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि लैंड एरिया के मुकाबले डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा। भाई मान लो कि इतना एरिया है ना, और इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना। तो ये क्या हुआ कि ये बना दिया इसको, क्या इंडिया क्या बना दिया, मेगा डाइवर्स कंट्री बना दिया। बिकॉज ऑफ लैंड एरिया कम, स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा, इसलिए इंडिया कहलाता है मेगा डाइवर्स कंट्रीज। टोटल जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज है वो है आपके 12 में से एक है आपका इंडिया, बिकॉज ऑफ स्पीशीज रिचनेस। देखो बेटा इसमें परसेंटेज का खेल है, पूरे चैप्टर में परसेंटेज पूछा जाएगा या फिर नंबर पूछा जाएगा या फिर नाम पूछा जाएगा, यही चीज है इसमें, ठीक है। तो आप एक एक चीज को नोट करते रहेगा। इंडिया में 2.4% क्या है, लैंड एरिया है, 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी है, और इंडिया वन ऑफ द मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्रीज है आउट ऑफ 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज के में से एक है। अब जरा सुनो, 45,000 स्पीशीज किसकी पाई जाती हैं, एनिमल्स की, लगभग 90, 1,90,000 से लेकर 1,00,000 स्पीशीज एनिमल्स की पाई, ठीक है, ठीक। अब अगर रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट लगाया जाए, ठीक है, ये तो IUCN के एस्टिमेट के हिसाब से है, अगर रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट लगाया जाए तो इंडिया के पास 1,00,000 से ज्यादा क्या होंगी, प्लांट स्पीशीज, और 3,00,000 से ज्यादा एनिमल स्पीशीज होंगी। IUCN का अलग है, रॉबर्ट मे का अलग है। रॉबर्ट मे का ग्लोबल एस्टिमेट है, IUCN का सिर्फ उतना ही एस्टिमेट है जितना एक्सप्लोर हुआ है, ठीक है बेटा। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करी जाए प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की, तो बायोलॉजिस्ट बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि कितना टोटल नंबर हो सकता है, ठीक है। उसकी 2 वजह हैं, ठीक। जो प्रोकैरियोट्स आप लोग सब जानते होंगे, वाटर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। बायोलॉजिस्ट बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि प्रोकैरियोट की स्पीशीज कितनी है, ठीक। पहली बात, जो टैक्सोनॉमिकल मेथड जो यूज हो रहे हैं वो माइक्रोब्स के लिए सही नहीं है, वो माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज, अगर लेबोरेटरी में ग्रो करा के पता भी लगाया जाए कि कितनी स्पीशीज है, तो लेबोरेटरी में वो ग्रो नहीं होते हैं। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका लैब में ग्रो
नहीं हो सकता। नहीं करता। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैब में ग्रो नहीं हो सकता, तो टोटल नंबर भी उसके नहीं निकाले जा सकते। ठीक और है, सर दूसरा रीजन ये भी तो है ना सर, जैसे काउंट करते करते दूसरे पे नंबर लगाया इतने का फर्स्ट वाले का, फिर क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि रैपिड रिवीजन हो जाता है, वो रैपिड डिवीजन होता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट दिया तुमने यहाँ पे। बिल्कुल रैपिड डिवीजन होता है, ये लोग बहुत तेजी से डिवीजन करते हैं। ये भी पॉइंट अच्छा है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, है ना। रैपिड डिवीजन भी एक वजह है। तो ये दो तो है, और मैं यहाँ पर आरडी लिख दे रहा हूँ। आरडी का मतलब रैपिड डिवीजन। डिवीजन। ठीक है, तो इस वजह से प्रोकैरियोटिक का कोई भी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज अब तक नहीं निकाली जा सकी है। अब ये हम लोग देख रहे हैं, बहुत देर से बात कर रहे थे कि भाई जो आपका डाइवर्सिटी थी, हमने जेनेटिक लेवल पे देख ली, हमने इकोलॉजिकल लेवल पे देख ली, हमने स्पीशीज लेवल पे देख ली। ऊपर से हमने ये भी देख लिया कि पृथ्वी पे कितने आपके स्पीशीज पाई जा रही हैं और कितने उनमें डिफरेंसेस हैं, या कितनी डाइवर्सिटी है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये भी पता लग गया, है ना। इसको आप जब याद करेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, तो क्या वजह क्या होती है इतनी डाइवर्सिटी आने की? देखो, अगर मैं बात करूं आपसे कि एक एरिया में तो बहुत ज्यादा मिल रहा है, दूसरे एरिया में नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह क्या है? पहली वजह लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। सबसे बड़ी पहली वजह। ठीक, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, आपकी अर्थ जो रहती है वो थोड़ी टिल्ट रहती है। आप देखो, ये थोड़ी टिल्ट है, टेढ़ी है। ठीक, अब स्पीशीज की डाइवर्सिटी, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगी फ्रॉम, ये इक्वेटर है, इक्वेटर टू पोल्स। और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे, स्पीशीज की डाइवर्सिटी उसमें कम कम हो, होती चली जाएगी। है ना। इसी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पीशीज कहां मिलती हैं? फ्रॉम, बी। है ना, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। बीच में तो इक्वेटर है ही। सबसे ज्यादा स्पीशीज कहां मिल जाएंगी आपको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। इसको अगर आप लैटिट्यूडनल डिग्री में देखेंगे तो लिखा जाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ। साउथ। ठीक, क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे की तरफ, पोल की तरफ बढ़ते जाओगे, आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा? इंक्रीज। डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठंडा पड़ता जाता है ना किनारों पे, पोल्स में। यस। जब टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन की ग्रोथ भी कम होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो पहला हमने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में क्या देखा कि सबसे ज्यादा आपको कहां स्पीशीज मिलेंगी? ये बेटा सवाल है बेटा, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया, ठीक, इस एरिया के बीच में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगी? स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेंगी। जैसे जैसे आप इन एरिया में जाने लगोगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती रहेगी। अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज का एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक, कोलंबिया, देखो ये कोलंबिया आपका पड़ता है नियर इक्वेटर। ठीक, तो वहां पर बर्ड की कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 1400 स्पीशीज। इंडिया में कितनी पाई जा रही है? मोर देन 1200। 1200 से। अब अगर न्यूयॉर्क में चले जाएंगे आप तो कितनी पाई जा रही है? 105 स्पीशीज। 105। ग्रीनलैंड में? तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होंगे, ध्यान रखना, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीशीज आपका कम होता रहेगा। ठीक है, अब अगर दूसरा एग्जांपल ये दे रखा है, एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है, उसमें जिसको हम कहते हैं इक्वेडर, ठीक है, उसमें आपके 10 गुना ज्यादा वैस्कुलर प्लांट होते हैं अगर कंपेयर करा जाए टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वो आगे रीजन जानेंगे कि इन जगहों पे क्यों हमें इतनी ज्यादा वैरायटी मिलती है। कुल मिला के बात यह है कि जो एरिया आपके ट्रॉपिकल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पड़ेंगे, वहां पर स्पीशीज की वैरायटी ज्यादा होगी। ठीक है, यस सर।
सेम बात है, ठीक। अब जरा आप देखें ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक, आपकी लगभग लगभग क्या है, मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, 378 रेप्टाइल, 427 एम्फीबियन, 427 मैमल, 1300 बर्ड्स, 3,000 फिशेस एंड मोर देन 40,000 प्लांट्स, है ना। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बिकॉज ये कहाँ पड़ रहा है, कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल में। अगर टेम्परेट में होता तो डाइवर्सिटी क्या हो जाती बेटा आपकी, कम हो जाती। पोलर में अगर हम लोग देखते तो और कम हो जाती। क्लियर बात है ये तो, जितना आप ट्रॉपिकल एरिया में रहेंगे आपकी डाइवर्सिटी ज्यादा रहेगी। अब जरा इस बात को हम 3 रीजन से समझते हैं कि भाई इस रीजन में ये दिख रहा है आपको, ये रीजन में डाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है, ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा इवोल्यूशनरी टाइम किसको मिला, क्योंकि सन की रोशनी यहाँ पड़ती थी, तो सबसे ज्यादा इवोल्यूशनरी टाइम ट्रॉपिक एरिया को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर जो एनवायरनमेंट रहता है वो आपका कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ज्यादा इतना बड़ा बड़ा चेंजेस नहीं आता। तीसरा, इनमें बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, जो कि बेसिकली बेसिक एनर्जी होती है। अगर सोलर एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो दिस इज द रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका डाइवर्सिटी ज्यादा है, ठीक। अगला है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप क्या है। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ठीक है, ये साउथ अमेरिकन थे, ठीक है, या सॉरी जर्मन थे और इन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स में अपनी स्टडी करी। उन्होंने एक बात बताई कि आप जितना एरिया को एक्सप्लोर करोगे उतनी स्पीशीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, है ना। सपोज करें ये एक एरिया है, ठीक, और इस एरिया में आपने एक्सप्लोरेशन करा तो आपको स्पीशीज मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे, ठीक। अब आपने क्या काम करा, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा, ठीक, आपको और स्पीशीज मिलने लगी, ठीक, और एक्सप्लोर करा, और एरिया आपने एक्सप्लोर करा और आपको स्पीशीज मिलने लगी, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्पीशीज मिलती जाती हैं। क्या ये हमेशा बढ़ती जाएंगी, नहीं सर, है ना, एक लिमिट तक ही बढ़ेगी, उसके बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि स्पीशीज की रिचनेस, यानी कि जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा घना एरिया होगा उतना ज्यादा वो क्या कहलाएगा, स्पीशीज रिच है वो, ठीक। अब मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, सुनो बेटा ध्यान से। आप कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, कोचिंग में जहां पर भी अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पर क्या दिख रहा होगा, कुछ नहीं, आप ह्यूमंस होंगे और माइक्रोब्स तो आप देख नहीं पाओगे, ठीक। आप सड़क पे जाओ, आपने एरिया बढ़ा दिया, वहां पर आपको हो सकता है बर्ड्स भी दिखने लगे, एनिमल्स भी दिखने लगे, ठीक है बेटा। आप और एक्सप्लोर करो एरिया, जंगल में चले जाओ, और ज्यादा एनिमल मिलने लगे, ठीक। आप और एक्सप्लोर करो एरिया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल मिलने लगे। पर ये एनिमल्स मिलना, एक आपको जो स्पीशीज होंगी वो मिलना फिर एक एरिया के बाद, एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएगी, ठीक। तो इसी को कहा गया क्या, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, कि एरिया से क्या रिलेशनशिप है स्पीशीज का, कि स्पीशीज रिचनेस बढ़ती है जितना आप एरिया एक्सप्लोर करोगे, पर एक लिमिट तक। अगर आपको 50,000 मिल चुकी हैं तो उसके बाद स्पीशीज आपको और नहीं मिलेंगी, ठीक है बेटा।
Yes, sir. क्लियर हो गया सबको कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है? Yes, sir. ठीक है, देखो इसको हमने जब प्लॉट करते हैं, ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं तो बेटा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। बेटा हाइपरबोला को आप उल्टा कटोरा के नाम से भी याद कर सकते हैं। ये दिख रहा है आप, उल्टा कटोरा। अब आप इसको देखो, जब स्पीशीज की रिचनेस को एरिया के साथ आप प्लॉट करोगे तो ऐसा नहीं है कि मान लो कि ये मैं दूसरा कलर ले रहा हूं बेटे, ग्रीन कलर से, ये ऊपर इस तरफ स्पीशीज रिचनेस जा रही है, इस तरफ क्या जा रहा है बेटा? एरिया। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा? स्पीशीज पर अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद नहीं बढ़ रहा है। अगर ये कांस्टेंट नहीं होता, याद है हमने जब वो पढ़ा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो हमें कैसा कर्व मिला था? है ना? तो अगर कांस्टेंट नहीं होता तो ये बढ़ता जाता। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है कि हमें कैसा ग्रोथ कर्व मिलता है? ये हाइपरबोला, कि मान ये थोड़ा एरिया बढ़े, स्पीशीज बढ़ने लगी, रिचनेस बढ़ने लगी, और एरिया एक्सप्लोर करा, स्पीशीज रिचनेस बढ़ने लगी। ठीक, और एरिया एक्सप्लोर करा, स्पीशीज रिचनेस बढ़ने लगी। पर अब क्या हो गई? यहां पर आके ये कांस्टेंट हो गई है। ठीक, तो यही कहलाता है आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, वेयर द स्पीशीज विल इंक्रीज एज यू एक्सप्लोर द एरिया बट टू अ सर्टेन लिमिट। इसको हम लोग लिखते हैं S इक्वल टू CA/Z। ठीक है, तो S क्या है? स्पीशीज की रिचनेस। A क्या है? एरिया। C क्या है? Y इंटरसेप्ट। ठीक, और Z क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ Z है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। स्लोप ऑफ लाइन देखो, एक ये जा रही है स्लोप ऑफ लाइन, एक ये जा रही है स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो Z जो है वो है आपकी स्लोप ऑफ लाइन। अब जरा दो स्लोप ऑफ लाइन क्यों दिखाई इन्होंने? अगर आप इसको लॉगरिथम स्केल पे लेंगे, लॉगरिथम स्केल पे देखेंगे, तो Z जो आएगी कैसी आएगी बेटा? आपकी स्ट्रेट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप लॉग के बेटा शोर आ रहा है, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक, अगर आप लॉगरिथम स्केल पे देखेंगे तो रिलेशनशिप कैसी आएगी आपकी? यानी कि Z जो होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, और इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे log S इक्वल टू log C प्लस Z log A। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ठीक, अब अगली चीज देखते हैं। जनरली क्या होता है, स्मॉल एरियाज के लिए Z की वैल्यू रहती है 0.1 से लेकर 0.2। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखें। इस छोटे एरियाज के लिए जो Z की वैल्यू कितनी रहती है? 0.1 से लेकर 0.2। मतलब कि छोटा आप इकोसिस्टम अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहां पर जो स्पीशीज की रिचनेस की जो बात वैल्यू जो आएगी Z की, वो कितनी आएगी? 0.1 से लेकर 0.2। मगर जब आप लार्जर एरियाज के लिए लेते हैं, एंटायर कॉन्टिनेंट के लिए, तो क्या होता है? Z की वैल्यू बढ़ जाती है। ध्यान से सुनना, Z की वैल्यू क्या होगी बेटा? बढ़ जाएगी। और जितना Z की वैल्यू बढ़ेगी उतना स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। तो इसमें मेनली हम लोग को क्या याद रखना है, जहां से सवाल आना बेटा वो आपका Z वैल्यू से आएगा। तो Z वैल्यू समझ लेते हैं कि जितना छोटा एरिया होगा उतनी Z वैल्यू उसकी कम होगी। अब वो आपकी वैल्यू याद रखनी, 0.1 से लेकर कितनी होगी आशना? भानु 0.1 से लेकर 0.2। अगर लार्जर एरिया में चले गए तो आपका जो स्लोप होता है वो कैसा हो जाएगा? स्टीपर हो जाएगा। बताऊंगा स्टीपर क्या होगा, क्योंकि वहां पर Z की वैल्यू बढ़ जाती है। देखो Z की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी स्लोप आपका स्टीपर हो जाएगा, पतला होने लगेगा। मतलब जैसे कहते हैं चढ़ाई नुमा, है ना? तो ये अगर आप और एरिया एक्सप्लोर करोगे तो और स्टीपर हो जाएगा।
ठीक, और एरिया एक्सप्लोर करोगे तो और स्टीपर हो जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करेंगे जेड की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी और इंक्रीज स्लोप, होगी। है ना, स्लोप कैसा हो जाएगा, मेन क्या है बेटा, मेन आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, स्टीपर। स्टीपर। देखो दो चीजें हैं बेटा, ठीक, स्मॉलर एरिया स्मॉलर जेड वैल्यू, ऐसे तो याद कर सकते हो ना, लार्जर एरिया लार्जर जेड वैल्यू, और जितनी जेड वैल्यू लार्ज होगी उतना ही स्लोप कैसा हो जाएगा आपका, स्टीपर। स्टीपर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं मिलेगा आपको, स्टीपर मिलना शुरू हो जाएगा। एक मिनट, कुछ सवाल आया शायद ये, हाँ सही है स्नेहा। तो अगर हम फ्रूगीवोरस बर्ड की बात करें जो फ्रूट्स वगैरह पे ज्यादा डिपेंड रहती हैं, और मैमल्स की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उनकी जो जेड वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, करीब करीब 1.15। सिंपल सी बात है, इसमें कोई उसमें ज्यादा दिमाग वाली बात है नहीं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो एक तो चीज आपको यहां क्या याद रखनी है कि फॉर्मूला क्या है, स्पीशीज एरिया का, एस इक्वल टू सी ए जेड। लॉग में फॉर्मूला क्या है, log x इक्वल टू log c प्लस जेड log a। तो ये दो फॉर्मूले हो गए, आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंस जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी की क्या है भाई, इतना ज्यादा डाइवर्स नेचर क्यों बनाया गया है ना? देखो बेटा जितना ज्यादा, अच्छा ये कहा किसने, समझाई किसने, नाम था उनका डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने बताया कि प्लॉट का मतलब यहां पर लैंड है। ठीक, जितना ज्यादा प्लॉट में स्पीशीज होंगी, ठीक, उतना कम वहां पर क्या मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा, और जितना कम वेरिएशन होगा उतना इकोसिस्टम कैसा होगा आपका, स्टेबल, स्टेबल। है ना? उतना ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा, और जब कोई इकोसिस्टम स्टेबल हो जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाती है, ज्यादा है ना? होती है। हाँ, तो ये थोड़े पॉइंट आपको याद रखना है 12th के लिए भी और नीट के लिए भी। देखो जितना ज्यादा स्पीशीज आपको मिलेंगी किसी भी एरिया में तो वहां पर वेरिएशन कम आएगा, वेरिएशन कम आएगा तो वो इकोसिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज क्या होती है, इंक्रीज डाइवर्सिटी से हायर प्रोडक्टिविटी होती है। दूसरी चीज इकोसिस्टम की हेल्थ भी मेंटेन रहती है और ह्यूमन को भी सर्वाइवल में फायदा होता है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, आपने देखा होगा, स्टार फिश को रिमूव कर दिया था एक कोस्टल एरिया से, वहां पर 10 इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज खत्म हो गई फौरन। ठीक है, तो अगर एक भी स्पीशीज को निकालते हैं, मतलब कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंडेंट रहती है, वेरिएशन नहीं आता। ठीक, तो जितना कम वेरिएशन उतना ज्यादा स्टेबल आपका इकोसिस्टम, ठीक, उतना हेल्दी इकोसिस्टम, और उतना आसान क्या हो जाएगा ह्यूमन रेस के लिए सरवाइव करना। ठीक है बच्चों? यस सर। यस सर। अब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दिस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर का है वो ये है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पॉल एरलिच। ठीक है, इन्होंने एक एनालॉजी यूज की है। एनालॉजी कहते हैं बेटा एक ऐसा एग्जाम्पल देना जिसका कोई यहां से लेना देना ना हो। जैसे मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं और मैं तुम्हें बाइक का एग्जाम्पल देने लगूं, ये एनालॉजी कहलाएगी। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए इन्होंने क्या यूज करा, एनालॉजी यूज करी। ठीक, और ये एनालॉजी बड़ी ही अच्छी थी। इस एनालॉजी का नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। देखो इन्होंने क्या बताया कि इकोसिस्टम क्या है, एक एरोप्लेन है। ठीक, क्लियर हो गई बात? यस सर। इकोसिस्टम क्या है, एक एरोप्लेन है, और जितने भी एरोप्लेन के पार्ट्स हैं वो जुड़े हैं पेच से। पेच जानते हो जो लगाते हैं हम लोग, ठीक है, और उन्होंने उस रिवेट को क्या नाम दे दिया बेटा, स्पीशीज। इतनी बात समझ में आई? इन्होंने एरोप्लेन को क्या बनाया, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। पार्ट्स जुड़े थे, और जुड़े किससे थे, वो रिवर्ट से जुड़े थे। रिवर्ट्स को क्या बता दिया बेटा,
स्पीशीज। स्पीशीज। Species. अगर कोई पैसेंजर उस इकोसिस्टम में है, यानी कि उस प्लेन में है, और एक पेच निकालता है, यानी कि एक स्पीशीज को एक्सटेंड कर देता है। हम लोग अगर मान लो जो चिंकारा है, ये जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, हम उसका शिकार करते हैं तो क्या आती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है ना। कई वजह तो ये रही ना, या फिर हमने डिफॉरेस्टेशन करा, उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई। तो उसी तरीके से अगर कोई पैसेंजर एक पेच निकालेगा, ठीक, वो स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई। तो ज्यादा फ्लाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा इकोसिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो कि बहुत सारे पेच निकाल दिए गए उस इकोसिस्टम के, तो क्या होगा, प्लेन कैसा हो जाएगा, डेंजरसली वीक। मतलब कि प्लेन अब कभी भी डूब सकता है ये, क्योंकि आपने उसके स्पीशीज के साथ, यानी कि उसके रिवर्ट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़, है ना, कर दी। अब मान लो कि ये एरिया है, हम लोग अब एरिया के बना के बात करेंगे, है ना। अब ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है। इस इकोसिस्टम में डिफरेंट तरीके की स्पीशीज रह रही हैं। ये स्पीशीज है, ये एक तरीके की ब्लैक स्पीशीज। नाउ डिफरेंट स्पीशीज, नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रीन स्पीशीज, ठीक है। नाउ कोई भी स्पीशीज ले लो, ऐसे फॉर एग्जांपल ले ले रहे हैं हम लोग तो एक एरिया में, ठीक है। अगर एक ब्लैक स्पीशीज को रिमूव कर दो, या सिर्फ ब्लैक स्पीशीज को रिमूव कर दो, तो इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर अगर आपने इनमें की बहुत सारी स्पीशीज को खत्म करना शुरू कर दिया, तो ये इकोसिस्टम पूरा का पूरा वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फूड चेन और एक का नाम है फूड वेब, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करता है बेटा, इंटरेक्ट करता है। चाहे वो म्यूचुअलिज्म में करे, चाहे वो कमेंसलिज्म में करे, चाहे वो अमेंसलिज्म में करे, चाहे वो प्रेडेशन में करे, चाहे वो पैरासिटिज्म में करे, किसी भी उसमें करे, तो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। यही तो इकोसिस्टम है, ठीक। अगर आप ऑर्गेनिज्म को ही निकालते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, तो क्या होगा, इकोसिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और बाद में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इन्होंने एग्जाम्पल आप समझ लो, रिपिट कहते हैं बेटा पेच, पॉपर का मतलब निकालना, हाइपोथेसिस का मतलब एक ऐसी चीज जो कि प्रैक्टिकली प्रूव ना करी गई हो पर सच हो, ठीक। एरोप्लेन को क्या बनाया इन्होंने, इकोसिस्टम। रिवर्ट्स को क्या बनाया, स्पीशीज। ठीक है। रिवर्ट्स को निकालोगे तो यानी कि स्पीशीज आपकी खत्म हो जाएगी। एक दो रिवर्ट्स को निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आप बहुत सारे रिवर्ट्स को निकालेंगे तो इकोसिस्टम आपका डेंजरसली वीक हो जाएगा। यही बस बताना था, और ये इन्होंने बता दिया। तो कोई दिक्कत किसी को बेटा समझने में इस बात को? नो सर। सर हाँ हाँ सर, वो भी तो होता है ना, अब आपने पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाएंगे आप। हाँ बताओ बताओ क्या नहीं सर, की स्पीशीज ही बोल रहे थे, क्या चीज? की स्पीशीज ही बोल रहे थे आप, अब पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, वही मैं बताने वाला था। इसी इसमें ठीक है। अब इसमें से होती हैं कुछ की स्पीशीज, जैसे कि इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जो कि इन्होंने किसको बनाया, विंग्स को। ये विंग्स है ना, ये क्या है बेटा, इसके समझ जाओ की स्पीशीज। अगर इनको निकाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, फ्लाइट की सेफ्टी पे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो में कुछ स्पीशीज जो है हमारे इकोसिस्टम में क्या है, की स्पीशीज है, जिनका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इकोसिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो तीन चीजें हो गई, एक तो की स्पीशीज, एक आपका स्पीशीज, और एक आपका इकोसिस्टम। की स्पीशीज is denoted by wings, species by rivets, and ecosystem by कीस्टोन क्या होता है सर? कीस्टोन बेटा देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर बात करें एक इकोसिस्टम में, पॉन्ड की स्पीशीज है बेटा फिश, ठीक। यहाँ पर अगर पॉन्ड की स्पीशीज फाइटोप्लैंक्टन्स कर दे रहा हूं भाई। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जो आपके पॉन्ड में प्रोड्यूसर्स हैं, जानते हो ना बेटा? यस। अगर फाइटोप्लैंक्टन को मैं निकाल दूं, पॉन्ड से खत्म कर दूं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम आपका लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो
जू फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया वहां की? की स्पीशीज। अब क्लियर है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर की स्पीशीज को क्या बताया इन्होंने, क्या है? प्लेन के विंग्स। विंग्स। अगर इनको करेंगे तो आपका क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपका कहा, ये हो गया आपका रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, कल आगे का पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर आपका कल ये मोस्ट प्रोबेबली कल फिनिश हो जाएगा, नहीं तो परसों फिनिश हो जाएगा, टेंशन नहीं। ठीक है, कुछ पूछना पूछो। और अरुण नंबर है मेरा बेटा आपके पास? यस सर, यस सर। आप मुझे मुझे हाई करो तो मैं आपको मैसेज कर दे रहा हूँ टाइमिंग का। ठीक है, ओके सर। चलो फिर, ओके बाय बाय बेटा। ठीक है, सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नो सर, थैंक यू सर। चलो बेटा, Thank you, वेलकम बेटा, थैंक यू वेलकम मैडम, हैव अ गुड डे। वेलकम, गुड डे।